नमस्कार आप सभी को। संविधान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, अंग्रेजी में जिसका अनुवाद यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अभी फिर से ये जो मुद्दा जो है सामने उभर कर आ रहा है, तो हम इसके पूरे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ इसके पीछे कारण है कि आज आजादी के बाद भी अभी तक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके पीछे के कारण क्या है और यदि इसे लागू किया जाए तो किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए फिर एक एक करके अपन समझने का प्रयास करते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि हमें समान नागरिक संहिता को समझना है तो सबसे पहले हमें एक आर्टिकल को समझना पड़ेगा, एक अनुच्छेद को समझना पड़ेगा, और वो आर्टिकल है 44, जिसे अपन अनुच्छेद क्या कहते हैं, 44। ठीक है, पहली बात, ये आर्टिकल जो 44 है या अनुच्छेद जो 44 है, ये आपका दिया हुआ है डीपीएसपी में। किसमें दिया हुआ है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात ये अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ये राज्य को दिए गए वे निर्देश हैं जिसे राज्य समय समय पर परिस्थिति के अनुसार इन्हें क्या करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो डीपीएसपी में राज्य को दिए गए क्या है, निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 कहना क्या चाहता है, अपन सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 44 कहता है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए फॉर देयर सिटीजन्स समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसका हम अंग्रेजी अनुवाद एक बार देख लेते हैं, ताकि अंग्रेजी माध्यम के और साथ में हिंदी माध्यम के दोनों विद्यार्थियों को जो है समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द स्टेट shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of इंडिया। ठीक है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो अब अपन समझते हैं, ये जो है समान नागरिक संहिता का स्रोत है आर्टिकल नंबर 44, जो कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन जानने का प्रयास करते हैं कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं जल्दी से कि समान नागरिक संहिता है क्या। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो आ चुका है समान नागरिक संहिता, जिसे अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सबसे पहले अपन जानने का प्रयास करते हैं समान नागरिक मतलब सारे नागरिकों के लिए क्या, समान। ठीक है, अगला क्या वर्ड है, संहिता। तो सबसे पहले अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संहिता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संहिता का कुल मिला के मतलब ये है
कि नागरिकों के आचरण के नियम क्या क्या होंगे, नागरिकों का जो व्यवहार है वो कैसा होगा देश में। समझ में आ रहा है, भारत देश के भीतर। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रूल ऑफ ऑब्जर्वेंसी, या फिर आप इसको कंडक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संहिता अर्थात आचरण के क्या नियम, रूल ऑफ क्या ऑब्जर्वेंसी या फिर कंडक्ट। ठीक है, संहिता जो है आचरण के जो नियम है इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। पहला जो भाग है उसे अपन कहते हैं आपराधिक, क्या कहते हैं आपराधिक, इसे अपन अंग्रेजी में क्या कहेंगे क्रिमिनल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है नागरिक, जिसे अपन क्या कहते हैं सिविल। ठीक, तो समान नागरिक जो संहिता जो है वो आपराधिक के मामले में, क्रिमिनल के मामले में सारे नागरिकों के साथ जो क्या है समान है, जिसका प्रावधान आईपीसी, जिसे अपन क्या कहते हैं इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860, इसमें जो है यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, गंभीर अपराध करता है, ठीक है, तो उसमें जो है इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत दंड का क्या है प्रावधान है, और ये सभी नागरिकों के लिए क्या है समान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। समझ में आ रहा है, तो आपराधिक प्रक्रिया के मामले में नियम जो है सबके लिए क्या है समान है। मामला जो फंसता है वो कहां पे अटकता है, वो आपका नागरिक संहिता में अटकता है, और यही हमारा जो है केंद्र बिंदु है, और इसे ही अपन को क्या करना है समझना है। एक जानकारी और, जब ये इंडियन पीनल कोड 1860 जब आया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपकी जानकारी के लिए था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, समझ पा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं अब अपन समझते हैं नागरिक संहिता या सिविल कोड, इसमें क्या क्या मुद्दे आते हैं। तो इसमें जो मुद्दे आते हैं, एक तो आता है आपका तलाक डिवोर्स, एक इसमें मुद्दा आता है विवाह मैरिज। ठीक है, अगला मुद्दा आता है किसका उत्तराधिकार का, मतलब किसी के जाने पर यदि वो वंशानुगत है तो उसके बाद कौन उसका पद जो है धारण करेगा, है ना, इस प्रकार की कुछ बातें। और एक जो मुद्दा है क्या है वो गोद लेना, अडॉप्ट करना। तो ये सारे जो मुद्दे जो हैं किस में आते हैं, नागरिक में आते हैं, सिविल वाले में आते हैं। और ये सारे मुद्दों का अगर इसमें यदि कोई विवाद आता है, कोई इसमें अगर यदि डिस्प्यूट होता है, तो इसका जो है निर्धारण, इसका जो विवाद का जो निपटारा जो है सेटलमेंट जो है वो इनके अपने अपने जो जो नागरिक जिस जिस धर्म के हैं उसके अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो जनरली ये किसके आधार पे किया जाता है, धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। ठीक है, और इन्हीं सारे मुद्दे में जो है कहीं ना कहीं कुछ विवाद जो है निकल कर सामने आते हैं, और इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को क्या किया जाए, लागू किया जाए। लेकिन ये इतनी आसान प्रक्रिया शायद कहना चाहिए नहीं होने वाली है। तो इसके पीछे के क्या क्या कारण है, आखिर इसमें क्या बाधक तत्व है कि समान नागरिक संहिता अब तक आजादी से लेकर अब तक जो है लागू नहीं हो पाई है। अभी तक ये डीपीएसपी में दिया गया एकमात्र केवल और केवल क्या है, निर्देश के रूप में है। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं इसके पीछे के कारण क्या है, और इसको लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका महत्व क्या है उसको अपन देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले अपन देखेंगे बाधक तत्व, या फिर इसको अपन क्या कहेंगे विपक्ष, मतलब कौन कौन समान नागरिक संहिता के क्या है विपक्ष में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं समान नागरिक संहिता के विपक्ष में। तो ऐसा लोगों का मानना है कि यदि हम समान नागरिक संहिता को लागू कर देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि हम लागू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, संस्कृति के संरक्षण का क्या अधिकार, राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आज आपका आ जाएगा 25, 26 और साथ में क्या आ जाएगा आपका 29। तो ऐसा कहते हैं आलोचक कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथ में संस्कृति के संरक्षण का अधिकार समान नागरिक संहिता को लागू करने से क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है मुद्दा सबसे पहला जो है निकल के आता है
दूसरा जो पॉइंट है अपन उसको देखने का प्रयास करते हैं। भारत में जो है नागरिक संहिता जो है, जो सिविल जो कोड है, वो शुरुआत से ही क्या है, धर्म पे आधारित रही। समझ पा रहे हैं? नागरिक जो संहिता है प्रारंभ से किस पर आधारित है, धर्म पर, है ना, रिलीजन पर क्या है, ये बेस्ड है। ठीक है। और चूंकि भारत एक बहुलवादी समाज है जहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म का जो कंसेप्ट जो है चलता है, समझ पाए हैं बात को, और सबको अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, सबको अपने अपने जो है विश्वास के हिसाब से आचरण करने का क्या है, अधिकार है। तो यदि ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या है, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट अपन समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि अपन जानते हैं आज के समाज में धर्म जो है, रिलीजन जो है, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और यदि हम समान नागरिक संहिता को बलपूर्वक लागू करने का प्रयास करते हैं, फोर्सफुली यदि अपन इसे एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज जो लोग हैं, उनके मन में जो है कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना जो है क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा किसका है, विपक्ष का। समझ पा रहे हैं बात को। चौथा जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, ये अपन सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है वोट बैंक की राजनीति के साथ जो है यूज किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है आपका, वोट बैंक की क्या राजनीति। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट किसके लिए हैं, विपक्ष के तौर पे, जो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता लाने से इन सारी चीजों में क्या आएगी, बाधा आएगी। ठीक है, अब अपन जानने का प्रयास करते हैं कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या क्या बातें हैं, क्यों समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे पक्ष में तरह समान नागरिक संहिता के फेवर में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो चूंकि अपन जानते हैं उत्तराधिकार का मुद्दा, विवाह का मुद्दा, इसे अपन धार्मिक मुद्दा यदि मानते हैं, विवाह में जो है बहुविवाह, समझ पा रहे हैं, एक से ज्यादा पत्नी को जो है क्या करना, रखना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं संस्कृति का हिस्सा जो है, इसे नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कुरीतियां हैं प्रकार की। ठीक है, तो इसे अपन कुरीति में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, और जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो पक्ष में जो है लोग वो इसी बात को कहते हैं कि विवाह, उत्तराधिकार का मुद्दा, ये सारी जो चीजें धार्मिक मामले ना होकर बल्कि ये समाज की क्या है, कुरीतियां हैं, जिनको अपन को क्या करना है, समाज से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, ये समान नागरिक संहिता नहीं लागू होने से कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्वाधीनता के ऊपर, समझ पा रहे हैं, और उनका जो कहीं ना कहीं लैंगिक जो न्याय है, जेंडर जो जस्टिस है, कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, बाधित होता है। स्त्रियों के शोषण की कई सारी क्या आती हैं, शिकायतें आती हैं। समझ पा रहे हैं, तो दूसरा मुद्दा स्त्रियों के संबंध में है। ठीक है, दूसरा चीज, तीसरा समझिए, तीसरा मुद्दा यह है कि यदि आप समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के क्या है, विरुद्ध है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको कहता है कि राज्य अपने प्रत्येक नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये जो है समानता के अधिकार के क्या है, विरुद्ध है, यदि आप समान नागरिक संहिता को क्या कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अपन चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट ये है, चूंकि अपन जान रहे हैं ये समान नागरिक संहिता यदि लागू नहीं है तो समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा, कंजर्वेटिज्म को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और जिससे समाज आधुनिकीकरण की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसमें कहीं ना कहीं हर पल हर कदम पे क्या आएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, इसमें क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। समझ पा रहे हैं बात को। तो रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जो कि समाज के, सोसाइटी के आधुनिकीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में एक बाधा के रूप में है। ठीक है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं किसके लिए थे, पक्ष में थे समान नागरिक संहिता के। अब अंतिम जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे निष्कर्ष क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो ये दो लाइनें समान नागरिक संहिता के निष्कर्ष के रूप में मैं आप सभी के सामने जो है रखना चाहता हूं, इस चीज को आप ध्यान से सुनें। ठीक है, चूंकि समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में उल्लेखित है आर्टिकल नंबर 44 में, अर्थात राज्य को दिए गए ये निर्देश हैं, अर्थात राज्य इसका क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, तो राज्य को इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। यदि चूंकि ये बिल्कुल देश का एक मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है, तो इस पर अच्छे तरीके से सोच के, विचार के इसको जो क्या करना चाहिए, लागू करने का प्रयास करना चाहिए, और इसे लागू करने से पहले व्यापक तौर पर जन जागरूकता क्या चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को, व्यापक तौर पे क्या चलाना चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ठीक है, और
दूसरा जो ये इसमें मुझे एक बात और दिखती है कि यदि आप इस चीज को लागू करना चाहते हैं तो आप सारे धर्मों का जो क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, और सारे धर्मों के अध्ययन पर उनमें जो विषय वस्तु जो है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो अच्छी अच्छी जो बातें हैं, उसको भी क्या करिए, ग्रहण करिए। समझ पा रहे हैं? और इसे आप एक सीक्वेंस की तरह एक क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का क्या करें, प्रयास करें। समझ पा रहे हैं? तो क्या किया जाए, समान नागरिक संहिता को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके एक एक प्रावधान को जो क्या किया जाए, लागू करने का प्रयास किया जाए। ठीक है। और दूसरा, जन जागरूकता क्या चलाया जाए, अभियान चलाया जाए। और तीसरा जो अंतिम है कि जितने भी धर्म है उनमें से जो विषय वस्तु जो है, अच्छी अच्छी जो बातें जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, उनको क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए। तो ये जो है समान नागरिक संहिता अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, यदि आपको कोई डाउट होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सवाल जो है लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।